आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से भारत में आर्थिक नीति को लेकर के राजनीतिक टकराव थी और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के समय जो सोचा था बाद के वर्षों में उसको कितना और किस प्रकार से साकार किया गया, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ देश को किस प्रकार से विकास की राह पे ले जाया जाए, इस चीज़ को लेकर के क्या उस समय में मुख्य विवाद थे और क्या अलग अलग सामाजिक जो नई सोच थी उनको जगह देते हुए जो हमारे यहाँ जैसे कि हम पहले की चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उस समय अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग थे, पार्टियां थी, तो उन सब ने भी अपना कुछ उनका मांग था, कुछ उम्मीदें थी। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो है नियोजित विकास की राजनीति, प्लान्ड इकोनॉमी जो है अपनाया गया, जो सोवियत संघ से प्रभावित था। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कई बार उस समय जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया, जो कि एक प्रकार से पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण था, जिसमें कि अधिकतर छाप जो है समाजवादी विचारधाराओं की दिखाई देती थी, क्योंकि उस समय में जो सोवियत रसिया था उसका जो प्लान्ड इकोनॉमी था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस था। तो आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं, विकास की अवधारणा के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ आज हम बम्बई प्लान तक जो है देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व एक सम्मेलन हुआ था मुंबई प्लान, और जो बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण साबित हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीय नियोजित जो अर्थनीति अपनाई गई इन चीज़ों के लिए। तो सर्वप्रथम अगर हम विकास की अवधारणा को देखें तो विकास के अर्थ जो है सभी सामाजिक वर्ग एवं समूह के लिए अलग अलग माने जाते हैं। हो सकता है कि आप अगर किसी शहर में रह रहे हो तो आपके लिए विकास का अर्थ कुछ और हो, और वर्तमान समय में जो किसी आदिवासी क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए विकास का कुछ अलग अर्थ हो। तो विकास का अर्थ जो है सभी सामाजिक वर्गों के लिए अलग अलग माना जाता है। तो विकास के अर्थ को अगर देखें तो वर्तमान समय में जिन चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है वह है मॉडर्निज्म, यानी कि आधुनिकरण से जोड़ के देखा जाता है। कहा जाता है कि आप अगर आधुनिक हो तो आप विकसित हो, और आधुनिकरण से तात्पर्य यहाँ पे माना जाता है कि आधुनिकरण यानी कि पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन, जिसको हमने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में कवर करा था कि किस प्रकार से दुनिया का जो है पश्चिमीकरण हो रहा है आधुनिकरण के नाम पे। तो आधुनिकरण के लिए माना जाता है कि आप किसी भी समाज को पश्चिमीकरण यानी कि वेस्टर्नाइजेशन, जो उनकी जो संस्कृति है उस तरीके से उनकी जो इकोनॉमी पॉलिसी है उन चीज़ों को अपनाते हुए, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें जो है पश्चिमीकरण से होकर के गुजरेगी, तभी उसको जो है आधुनिक माना जाता है। और जो पुरानी परंपरा है उनको त्यागने की बात की जाती है। जैसे कि वर्तमान समय में ही आप अगर देखें तो पहले के लोग धोती पहनते थे अपने यहाँ पे, परंतु आज के डेट में जींस पहनते हैं, क्योंकि जींस को जो है आधुनिकरण का प्रतीक बना दिया गया है। वो एक पश्चिमीकरण की छाप है, इस चीज़ को हम लोग नहीं समझते हैं, परंतु आधुनिकता के नाम पे, मॉडर्न बनने के नाम पे हम लोग जींस को पहनते हैं, शर्ट को पहनते हैं, लेकिन हम अपने पारंपरिक जो हमारे पहनावा थे उन चीज़ों को हम वर्तमान समय में भूलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से विकास की अवधारणा अलग अलग है, और वर्तमान समय में जो सर्वप्रचलित जो विकास की अवधारणा मानी गई और जो विकास का अर्थ कहा गया कि अगर आप आधुनिक हो तो आप विकसित हो, और आधुनिक बनने के लिए आपको पश्चिमीकरण के दौर से गुजरना पड़ेगा। और जो पश्चिमीकरण के जो कॉन्सेप्ट है, जो आधुनिकरण का कॉन्सेप्ट है, वो टोटली जो है लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म पे आधारित है। तो अभी हम इसी से वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद जो है पूरी दुनिया में दो विचारधाराओं का संघर्ष आरंभ हुआ, जिसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और शीत युद्ध के बारे में हम लोग पूर्ण विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं पहले की बुक में। तो पश्चिमीकरण जो है वो कैपिटलिज्म पे आधारित थी, और तो इन्हीं चीज़ों को जो है वर्तमान समय में कहा गया। और अगर आप देखें तो जितनी भी देश है, जो समाज है, वर्तमान समय में इसी आधुनिकरण और पश्चिमीकरण
के होड़ में लगे हुए हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं। फिर अगर हम विकास की अवधारणा पर अब अगर हम सार्वभौमिक मत को देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि विकास जो है हर एक सामाजिक वर्ग एवं समूह के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो मत हो सकते हैं जो विकास के विभिन्न पहलुओं को अपने अंदर में समाहित करें। विकास की धारणा का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं मानी जाती है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर, सामाजिक न्याय और समान अवसर, वह प्रक्रिया जिसमें आम जनता का जीवन स्तर जो है बेहतर हो। यानी कि विकास को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे कि आम जनता की जीवन जो है बेहतर हो, उनकी जीवन प्रत्याशा अच्छी हो, उनको अच्छा शिक्षा मिले, उनकी संसाधनों तक पहुंच अच्छा हो। तो इन चीज़ों को जो है विकास के रूप में देखा गया है कि कोई भी समाज विकसित है कि नहीं है, उसको इस मापदंड पे जो है मापा जाता है। तो आइए हम विकास की धारणा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को देखते हैं। सर्वप्रथम विकास को अगर हम देखें तो आर्थिक विकास के रूप में भी देखा जाता है, सामाजिक विकास के रूप में देखा जाता है, राजनीतिक विकास के रूप में देखा जाता है और मानवीय विकास के रूप में देखा जाता है। तो आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास से तात्पर्य यहाँ आय में वृद्धि, उद्योग, कृषि और सेवाओं का विकास होना, रोजगार के अवसर में वृद्धि जो है आर्थिक विकास माना जाता है। सामाजिक विकास की अगर हम बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, जाति, धर्म, लिंग आधारित असमानता में कमी और सामाजिक न्याय की जो धारणा है, इसको सामाजिक विकास के तौर पे जाना जाता है। साथ ही साथ अगर राजनीतिक विकास की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक अधिकार होनी चाहिए लोगों के पास में। किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार हो जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो और जवाबदेह सरकार हो जो अपनी पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसको राजनीतिक विकास के रूप में जाना जाता है। अगर हम मानवीय विकास की बात करें तो मानव की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि, स्वतंत्रता और अवसर की समानता और मानव की गरिमा में वृद्धि को मानवीय विकास के रूप में देखा जाता है। ये आपके बुक में इतनी डिटेल में तो नहीं है, लेकिन हम विकास संबंधी बात कर रहे हैं, आर्थिक नीति संबंधी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सोचा कि थोड़ा आप लोगों को विकास की धारणाओं के बारे में भी अवगत कराऊं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। आप अगर किसी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं विकास की अवधारणाओं को लेकर के, शायद आपके ज्योग्राफी के चैप्टर में है, ह्यूमन ज्योग्राफी में, इन चीज़ों के ऊपर में, विकास के ऊपर में, परंतु यहाँ पे हमें खास करके जो है प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में समझना है कि ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आया और क्यों आया, और प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर के अलग अलग विचारधाराओं और समूह के लोगों का क्या मानना था, क्या मत था उनका, उन चीज़ों के बारे में हमें समझना है। तो नियोजित विकास जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें राज्य पहले से तय की गई योजना के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा निर्धारित करती है। ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की क्या होती है, नियोजन किसको कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए योजना बनाना, जो आपको करना है उस चीज़ के लिए आप लक्ष्य तय करते हैं, आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाते हैं कि हमें इस लक्ष्य को इस प्रकार से प्राप्त करनी है। तो नियोजित विकास की अगर हम बात करें तो नियोजित विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य पहले से तय की गई योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा निर्धारित करती है, या फिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास की जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए योजना बनाती है। तो इसी को जो है नियोजित विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आता है बात कि नियोजित विकास के जो मुख्य तथ्य है, इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि नियोजित विकास क्या है, इसकी क्या डायमेंशन है। तो सब नियोजित विकास को अगर देखें तो सर्वप्रथम तो इसमें जो है एक प्लानिंग कमीशन होती है, यानी कि एक ऐसी संस्था होती है जो योजना निर्माण का कार्य करती है। वो सरकार के साथ साथ हो सकता है कि सरकार तो योजना का अभिन्न अंग होती है, क्योंकि योजना का इम्प्लीमेंट तो सरकार ही करती है, परंतु सरकार के द्वारा एक अलग से जो है ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया होता है, या फिर उस देश के संविधान में ही ऐसा प्रावधान होता है कि वो देश के विकास की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाने का कार्य करे ताकि देश की सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। इसी प्रकार की एक संस्था जो है भारत में भी 1950 में बनाया गया, जिसे कि हम सब योजना आयोग के नाम से जानते हैं, और बाद की वर्षों में इसे नीति आयोग जो है वर्तमान समय में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और इसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं।
इसके जो अन्य तत्व है जो जिसमें कि रोल ऑफ स्टेट की बात होती है कि सरकार उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में जो है सक्रिय भूमिका निभाती है। जैसे कि भारत में भी जो औद्योगिक विकास की जो नीति अपनाई गई, इसमें सरकार ने जो जन कल्याणकारी जो प्रमुख चीज़ें थी, इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है सरकार का रहा और सरकार महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती रही इन चीज़ों में। साथ ही साथ जो सामाजिक न्याय का लक्ष्य जो है निर्धारित किया जाता है नियोजित विकास के तहत। तो सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और असमानता को कम करने के लिए लक्ष्य तय किया जाता है और एक फिक्स समय में जो है तय किया जाता है कि इन लक्ष्यों की जो है प्राप्ति करनी है। तो नियोजित विकास जो है इस प्रकार से जो विकास की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो योजना बनाया जाता है, इन्हीं को हम नियोजित विकास के रूप में जानते हैं और ये इनके अलग अलग जो है एलिमेंट है। अब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो है देश के समक्ष जो है विकास के दो मॉडल थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस समय में देश जब आज़ाद हुआ तो विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो एक तरफ तो यूएसए पूंजीवादी गुट के समर्थक थी और जो समाजवादी गुट है इसका नेतृत्व जो है सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। वर्तमान वो एक शीत युद्ध का दौर था, तो जैसे हम सब जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो है 1945 से 1991 को जो है शीत युद्ध के काल माने जाते हैं, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया। तो इस समय जो है यूएसएसआर का जो मॉडल था वो समाजवादी मॉडल था, नियोजित विकास का मॉडल था और एक समय था कि योजना के तहत योजनाबद्ध तरीके से विकास को लेकर के यूएसएसआर विख्यात था और यूएसएसआर ने अपना तरक्की किया था। तो अधिकतर समाजवादी देशों के द्वारा जो है यूएसएसआर के जो मॉडल थे उनको अपनाया गया, परंतु भारत के समक्ष और भारत के साथ साथ जैसे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और हम सब जानते हैं कि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। तो उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है और भी बहुत सारे जो लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी देश हैं, एशियाई देश हैं, वो आज़ाद हुए। इन सभी देशों में भी अलग अलग प्रकार की जो है आर्थिक नीतियां अपनाई गई। ठीक उसी प्रकार से हमारे राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष भी दो प्रकार के ऑप्शन थे, जिसमें कि एक तरफ तो पूंजीवादी और उदारवादी जो विचारधारा के मानने वाले लोग थे, जो यूएसए जिसका लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो समाजवादी मॉडल पे आधारित था। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की नीति जो है गुटनिरपेक्षता की रही। ठीक उसी प्रकार से अपने देश में जो है राष्ट्र निर्माताओं ने औद्योगिक नीति को लेकर के भी किसी एक पक्ष के अनुसार जो है नहीं अपनाया, एक धारा के अनुसार जो है अपनी औद्योगिक नीति को नहीं अपनाया। इसलिए भारत की औद्योगिक जो व्यवस्था है इसको मिश्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिश्रित व्यवस्था कहा जाता है। इसमें कुछ समाजवाद का भी तत्व था और कुछ पूंजीवाद का भी तत्व था। सरकार ने जो है जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको अपने कंट्रोल में रखी हुई थी और कुछ चीज़ों को जो है छूट दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य किए जा रहे थे। तो यहाँ पे दो मत जो है आर्थिक नीति को लेकर के उस समय में मौजूद थे। ये तो दो मॉडल हो गया जो उस समय में विश्व स्तर पे प्रसिद्ध था, परंतु उस समय जो देश के अंदर जो है दो मत थे, जिसमें एक तरफ तो औद्योगिकरण की बात की जा रही थी कि देश को ऐसा आर्थिक मॉडल अपनाना चाहिए कि जिसमें हमें अधिक से अधिक जो है औद्योगिकरण के ऊपर में फोकस करना चाहिए, जो कि ये पूंजीवादी मानसिकता के ऊपर में आधारित थी। और दूसरी जो मत थी वो कृषि के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करने को लेकर के, जिसमें गांधीवादी विचारधारा की भी झलक थी और ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी। और उस समय में अधिकतर पार्टियां जो है इस चीज़ के समर्थक थी, क्योंकि जो देश जब आज़ाद हुआ था तो देश की हालात बहुत अच्छी नहीं थी। देश में व्यापक पैमाने पे असमानता, गरीबी, बेरोजगारी जैसी स्थिति थी। इन चीज़ों को दूर करने के लिए ऐसा मानना था लोगों का कि सरकार का जो है अधिक हस्तक्षेप होना चाहिए आर्थिक गतिविधि में, और जो मूलभूत विकास की जो चीज़ें हैं उसमें सरकार सक्रिय भूमिका निभाए, ताकि इन चीज़ों को दूर किया जा सके और सामाजिक विकास के जो लक्ष्य है इस चीज़ को हासिल किया जा सके। परंतु इन मतभेद होने के बावजूद भी जो है सहमति इस बात पर थी कि विकास का कार्य पूर्ण रूप से जो है निजी हाथ में नहीं दिया जाएगा और सरकार भी इसमें मुख्य रोल में होगी, ताकि आगे आने वाले समय में जो है देश में समरूपता हो, आर्थिक विकास में समरूपता हो।
तो इसलिए जो है इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया अपने देश में। अब हम देखते हैं नियोजित विकास की राजनीति पर कांग्रेस और विभिन्न विचारधाराओं का दृष्टिकोण क्या रहा भारत में। जो देश में जो विकास की जो पद्धति अपनाई गई, जो मॉडल को अपनाया गया भारत में, उस मॉडल को लेकर के लोगों का क्या मानना था। जो जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि कुछ ऐसे पक्ष थे जो औद्योगिकरण के ऊपर में ज़्यादा विश्वास था उनका, लेकिन कुछ पक्ष ऐसे थे जो कृषि और क्षेत्र की बात करते थे, ग्रामीण विकास की बात करते थे, गरीबी दूर करने की बात करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग विचारधारा के मानने वाले जो लोग थे उनका अलग अलग दृष्टिकोण था आर्थिक विकास की नीति को लेकर के। तो सर्वप्रथम हम कांग्रेस की बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस की जो दृष्टिकोण थी वो, क्योंकि नेहरू जी कांग्रेस के नेतृत्व करता थे और नेहरू के बारे में कहा जाता है, नेहरू जी के बारे में, कि वो सोवियत अर्थव्यवस्था थे अत्यधिक प्रभावित थे और जिसकी छाप हमें जो है भारतीय आर्थिक नीति पे भी देखने को मिली। तो कांग्रेस का मानना था कि भारत जैसे गरीब और पिछड़े देश में विकास बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। राज्य नेतृत्व में नियोजित विकास पर जो है जोर देना चाहिए और भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र को जो है प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि ये, क्योंकि ये उद्योग का जो है बुनियाद होता है, फाउंडेशन होता है भारी उद्योग जो है किसी भी देश में। तो इसलिए उस समय पे इसकी प्राथमिकता भी दी गई और इनका नियोजित विकास के माध्यम से गरीबी हटाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता की स्थापना और देश को सशक्त बनाने का लक्ष्य जो है कांग्रेस पार्टी का था और मानना था। कांग्रेस इस दृष्टिकोण को जो है कई बार जो है कांग्रेस के इस दृष्टिकोण को नेहरूवादी समाजवाद का नाम भी दिया जाता है, जिसमें कि कुछ छवि हमें पूंजीवाद की भी देखने को मिली और कुछ छवि जो है हमें समाजवाद की भी देखने को मिलती है। तो दरअसल मिश्रित अर्थव्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं तो ये उस समय पे अपनाई गई कांग्रेस की ही दृष्टिकोण थी, नेहरूवादी ही दृष्टिकोण थी। जब हम समाजवाद दृष्टिकोण की बात करते हैं तो समाजवादियों ने भी नियोजित विकास का समर्थन किया था, लेकिन इनका विचार जो है कांग्रेस से थोड़ा भिन्न था। ये निजी संपत्ति और बड़े उद्योग पर जो है राज्य की सख्त नियंत्रण चाहते थे, यानी कि ये ज़्यादा चाहते थे कि राज्य का अधिक जो है अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल हो, निजी संपत्ति हो या फिर जितने भी बड़े उद्योग हैं इन चीज़ों के ऊपर में। यानी कि जैसे कि यूएसएसआर में था कि जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर में पूर्ण रूप से नियंत्रण जो है राज्य का ही होता था। राज्य ही सामाजिक कल्याण के कार्य को भी करते थे और यहाँ तक जब हमने देखा था कि सोवियत व्यवस्था में हर एक चीज, हर एक गतिविधि जो है वो राज्य के नियंत्रण में थी। तो समाजवादी दृष्टिकोण जो है राज्य की अधिक नियंत्रण चाहती थी और ये इन्होंने इस चीज का विरोध किया कांग्रेस की नीतियों का। जो कांग्रेस जो है जमींदार और पूंजीवाद का पक्ष लेती है, तो समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार जो है जमींदारी प्रथा और पूंजीवाद के खिलाफ थी और ये कांग्रेस के आर्थिक विकास के मॉडल को जो है आधा अधूरा मानती थी, ये इसको पूर्ण नहीं मानती थी। अब अगर हम कम्युनिस्ट विचारधारा की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, ये मार्क्स की विचारधाराओं से प्रभावित है। तो ये नियोजित आर्थिक मॉडल के समर्थक थे, जिस प्रकार से यूएसएसआर में था उस प्रकार की ये व्यवस्था चाहते थे। तो इसके बाद में ये मजदूरों और किसान के हित के पक्षधर थे। जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो फोकस जो हमेशा से जो है मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जो है रहा है, समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं वो रहे हैं। तो ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, तो इसलिए वो क्लास को खत्म करने के पक्षधर थे। ये पूर्ण रूप से सोवियत प्रणाली चाहते थे जो कि भारत में नहीं अपनाया गया था, इसीलिए ये कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का विरोध भी करते थे। अगर हम दक्षिणपंथी विचारधारा की दृष्टिकोण की बात करें तो इनके द्वारा जो है नियोजित आर्थिक मॉडल की आलोचना की गई और ये ज़्यादा सरकारी नियंत्रण को अकुशल और अव्यवहारिक मानते थे और निजी क्षेत्र और बाजार की भूमिका बढ़ाने की बात करते थे, जो कि पूंजीवाद और उदारवाद का जो है महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसमें सरकार का कम नियंत्रण होता है और ओपन मार्केट होता है, जिससे कि मार्केट में कंपटीशन अधिक होती है और किसी भी वस्तु का जो मूल्य तय होता है वो मार्केट के अनुसार होता है। स्वदेशी और छोटे उद्योग पर जोर देना जो है इनका लक्ष्य था और इनका मानना था कि योजनाओं से विकास की जो गति है वो धीमी होती है। तो इस प्रकार से ये जो है विभिन्न दृष्टिकोण जो देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को लेकर के, विकास की नीति को लेकर के उस समय में दिए जा रहे थे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस समय देश में जो है जो कांग्रेस की जो नीति थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो नीति थी, इन्हीं चीज़ों को अपनाया गया और अब
जब हम वीडियो में देखेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन के जरिए जो पंचवर्षीय योजना चलाया गया देश में, और सभी पंचवर्षीय योजना के अपने विभिन्न लक्ष्य रहे, उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। फिलहाल अभी हम बॉम्बे प्लान को देखते हैं, और बॉम्बे प्लान के बाद में इस वीडियो की समाप्ति होगी, और फिर उसके बाद में हम जो है कल योजना आयोग के बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ हम 2 पंचवर्षीय योजना को भी उस वीडियो में शामिल करेंगे, और पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को भी देखेंगे। तो आइए हम समझते हैं बॉम्बे प्लान को। बॉम्बे प्लान 1944 में भारत के कुछ बड़े उद्योगपतियों द्वारा जो है प्रस्तुत की गई एक आर्थिक विकास योजना थी। इसका उद्देश्य था कि स्वतंत्र भारत में तेज आर्थिक विकास के लिए राज्य और निजी दोनों क्षेत्र की भूमिका तय की जाए, और सरकार को आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो बॉम्बे प्लान के प्रस्तावक की अगर हम बात करें तो जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे, और लाला श्री राम थे। ये बॉम्बे प्लान के प्रमुख जो है प्रस्तावक माने जाते हैं। इन लोगों ने 1944 में मुंबई में जो है एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कि भारत में जो डेवलपमेंट प्लान को लेकर के चर्चा की गई थी कि देश की विकास जो है किस प्रकार से की जाए और किस नीति के तहत की जाए। बॉम्बे प्लान की अगर मुख्य विशेषताओं को हम देखें तो नियोजन का समर्थन तो किया गया था, परंतु राज्य की जो सक्रिय भूमिका है उसकी बात की गई थी, और निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भी सुरक्षा की बात की गई थी सरकार के द्वारा। ये सुझाव दिया गया था, परंतु इन चीज़ों को अपनाया नहीं गया था। अब चीज़ें होती है कि अब कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसमें सुझाव दिया जाता है, गवर्नमेंट आने वाले टाइम में जो पॉलिसी अपनाती है उसके ऊपर में उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें बॉम्बे प्लान के बारे में जो मुख्य चीज़ें याद रखनी है कि बॉम्बे प्लान क्या थी, और साथ ही साथ इसके प्रस्तावक कौन थे, और बॉम्बे प्लान की मुख्य विशेषता क्या थी। तो बॉम्बे प्लान की अगर मुख्य विशेषताओं को देखें तो नियोजन का समर्थन किया गया इसमें, यानी कि उद्योगपतियों ने नियोजन का समर्थन किया था। और यह बात महत्वपूर्ण थी क्योंकि आमतौर पर उद्योगपति जो है ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के हिमायती होते हैं, वो पूंजीवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, पूंजीवादी विचार को मानने वाले लोग होते हैं। राज्य की सक्रिय भूमिका की बात की गई थी बॉम्बे प्लान में, कि एक तरफ तो निजी संपत्ति का भी समर्थन किया इन्होंने, निजी उद्योग का भी समर्थन किया इन्होंने, सरकारी नियंत्रण का भी समर्थन किया, परंतु राज्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका की बात की गई कि भारी उद्योग और जो आधारभूत ढांचा है और जो सार्वजनिक सेवाओं में सरकारी निवेश की बात कही गई थी, जो कि अभी भी आपको भारत में जो कई अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है उसमें आपको सरकारी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप जो है देखने को मिलता है। निजी क्षेत्र की सुरक्षा की बात की गई थी बॉम्बे प्लान में। ये उद्योगपति सरकारी नियंत्रण सीमित एवं निजी उद्योग के हितों की रक्षा के समर्थक थे, यानी कि प्राइवेट चीज़ें भी हो, पूंजीवादी तरीके से भी चीज़ें चले, परंतु सरकारी छत्र छाया में चले, सरकार का भी कंट्रोल होना चाहिए। सीमित राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी, यानी कि सरकार की कंट्रोल तो हो लेकिन सीमित हो, अत्यधिक नहीं हो, पूर्ण रूप से जैसे सोवियत संघ में थी उस प्रकार की नहीं हो। एक टाइप से अगर देखें तो मिश्रित चीज़ें होनी चाहिए, मिक्स चीज़ें होनी चाहिए। इस चीज़ का समर्थन बॉम्बे प्लान में जो है किया गया था। अब बॉम्बे प्लान में एक चीज़ और भी थी इनकी विशेषताओं में कि 15 वर्ष की विकास की योजना जो है पेश की गई थी। 15 साल में राष्ट्रीय आय को दोगुनी करने की बात की गई थी, और जीवन स्तर में सुधार की बात की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आज़ादी के बाद भारत के समक्ष जो आर्थिक नीतियों को लेकर के जो दृष्टिकोण थे, देश में जो चीज़ें चलती आ रही थी कि कौन सी औद्योगिक नीति हमें अपनानी चाहिए, उन चीज़ों को लेकर के अलग अलग विचारधारा के लोगों की क्या दृष्टिकोण थी वो हमने देखा, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि देश में किस प्रकार के आर्थिक नीति को अपनाया गया। तो हम इन चीज़ों को इस वीडियो में के माध्यम से देख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जिसे कि नीति आयोग के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में, इनके महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के आऊँगा, और साथ ही साथ हम 2 महत्वपूर्ण जो शुरुआत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से अगला वीडियो होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आपको अगर मेरा काम पसंद आए तो कृपया इसे अन्य लोगों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा।